क्लास स्टार्ट करते हैं। आधुनिक बिहार का पार्ट 2। इसके पहले की क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि बिहार में कौन से आंदोलन स्टार्ट हुए, जो बिहार और बंगाल इत्यादि क्षेत्र अलग कैसे हुए, सिराजुद्दीन दौला, प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। फिर उसी क्रम में हमने आगे देखा था कि सिख धर्म का क्या रिलेशन है बिहार से, कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था बिहार में, या फिर खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि जब ये लोग अंग्रेज जो है वो वहाँ की जनजातियों पर भी वो आक्रमण इत्यादि करने लगे, उनको परेशान करने लगे। तो वो जनजातियां भी अपना अलग अलग प्रकार के विद्रोह स्टार्ट कर दिया, जैसे तमाड़ विद्रोह उरांग जनजाति के द्वारा किया गया, चेरो विद्रोह स्टार्ट हुआ, हो विद्रोह स्टार्ट हुआ, कोल विद्रोह किया गया। फिर संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जो कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले अर्थात 1855-56 के दौरान संथाल विद्रोह किया गया था, जिसका नेतृत्व चांद भैरव कानू और सिद्धू ने किया था। उसके बाद हमने देखा था कि आपका बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था। फिर ताना भगत विद्रोह, ये सभी कुछ जनजातीय विद्रोह थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है आपका 1857 की क्रांति से। ये जो 1857 की क्रांति के पहले कुछ जनजातीय विद्रोह थी उसको एक जगह हमने लिखा। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति से बिहार का क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे कि सेना से क्या कहा गया, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। चूंकि हम हिंदू हैं, सेना में बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो कि गाय और सुअर, जो मुसलमान थे वो सुअर की चर्बी को टच नहीं करना चाहते हैं, जो हिंदू थे वो गाय उनके लिए अगन्या थी, माता थी। इस वजह से गाय की चर्बी तथा सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस का प्रयोग करने से सेना ने इनकार कर दिया। वहीं सबसे पहले मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया, बैरकपुर छावनी से इसका विद्रोह स्टार्ट होता है और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी व कमल था। तो कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस इसके कारण थे और इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल। सर्वप्रथम गोली मारा गया इसमें, क्योंकि मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट किया था, तो वहां पर इनको गोली मार दिया, मंगल पांडे ने गोली मार दिया। जो कमांडर था उस बैरकपुर छावनी का, वहां पर मंगल पांडे ने गोली चला दिया। इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 29 मार्च 1857 को। इसी क्रम में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। जब इनको फांसी दे दी जाती है तो सेना में काफी ज्यादा विद्रोह मच जाता है, क्योंकि मंगल पांडे काफी अच्छे लीडर माने जाते थे, काफी अच्छे थे और उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया और ये विरोध बढ़ते बढ़ते अब आगे चलेगी। और इस विरोध का नेतृत्व कौन, चिन्ह क्या रहेगा, रोटी और कमल इस विद्रोह का चिन्ह रहेगा। विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857। चूंकि ये विद्रोह शुरू होने वाला था 28 या 29 मई को, लेकिन कुछ कारणवश यह विद्रोह 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। शायद अगर ऐसा माना जाता है कि यह विद्रोह अपने टाइम पर स्टार्ट हुआ होता तो इस 1857 की क्रांति का रिजल्ट ही कुछ और रहता। फिलहाल यहाँ पर यह विद्रोह स्टार्ट हो गया 10 मई 1857 को। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। उस समय दिल्ली सल्तनत पे बहादुर शाह द्वितीय का राज था, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का राज था। तो इस तरीके से इनको सम्राट घोषित कर दिया जाता है दिल्ली का। फिर उसके बाद अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और नेतृत्व करते करते यह क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किसने किया, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा बनती है। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह ने स्टार्ट किया। 11 मई को इनको बना दिया गया वहां के सम्राट। तो दिल्ली की कमांड कौन संभाल लिया, ये संभाल लिए बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर की कमांड नाना साहब का दूसरा नाम धोधू पंत है, इन्होंने कानपुर का नेतृत्व संभाला। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया, इलाहाबाद से लियाकत अली तथा जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने यह भूमिका निभाई। तो 1857 की क्रांति में आपको बिहार के पर्पज से मेन फोकस करना है जगदीशपुर के कुंवर सिंह के ऊपर। कुंवर सिंह 80 वर्ष के बुजुर्ग नेता थे, 80 वर्ष के नेता थे। वो एक जमींदार थे, नेता नहीं थे, जमींदार थे। बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे कुंवर सिंह।
कुंवर सिंह जमींदार के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। दयालु होने की वजह से जब आम जो लोग, जो उनके गांव के लोग थे, उनके ऊपर जब किसान टैक्स लगाते थे और वो टैक्स को पे नहीं कर पाते थे, तो कुंवर सिंह अपने हिस्से का टैक्स पे करते ही थे, लेकिन मजबूरी बस साथ साथ उनकी जो गांव के लोग थे जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे अंग्रेजों को, उनके भी टैक्स ये पे किया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये अंग्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे भोजपुर वालों को, और उधर आपके गोपालगंज इत्यादि क्षेत्रों के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तो वहाँ की आम जनता कुंवर सिंह के पास जाती है, तो कुंवर सिंह उनकी संरक्षण करते हैं और अपना जो भी पैसा, जो भी उनके टैक्स वगैरह रहते थे, वो कुंवर सिंह पे किया करते थे। उसके बाद जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, चूंकि कुंवर सिंह भी इतने टाइम से बिना वजह के टैक्स पे कर रहे थे, क्रांतिकारी थे, भले ही 80 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी पे किया करते थे, अपना भी, अपने अगल बगल के जो भी उनकी गांव के लोग थे उनका भी पे करते थे। इस वजह से अंग्रेजों के प्रति उनके मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इस वजह से जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, तो जगदीशपुर से उसका नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह। जब कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला 1857 में जगदीशपुर से, तो ये अपने जगदीशपुर में अंग्रेजों से बहुत ही अच्छा युद्ध करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते हैं। उसके बाद इन पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे अंग्रेज जो हैं, क्योंकि ये बहुत ही एज भी इनकी हो गई थी, इस वजह से अंग्रेज इनको खूब मिल के परेशान करना स्टार्ट किया, और थोड़ा बचते बचाते ये मौके की तलाश में निकल आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये जाते हैं लखनऊ। लखनऊ से पहले ये कानपुर पहुंचते हैं, और कानपुर में जब नाना साहब धोधू पंत 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये वहाँ पर इनकी भी हेल्प करते हैं, कुंवर सिंह इनकी भी हेल्प करते हैं। फिर उसी क्रम में ये और आगे बढ़ते हैं, वहाँ का करने के बाद लखनऊ आते हैं, बेगम हजरत महल की भी हेल्प करते हैं। फिर बेगम हजरत महल इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि ऐसा है कि आप जाइए, आजमगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप थोड़ा सा कमांड अपना वहाँ पे संभालिए, वहाँ के लोगों की केयर करिए, थोड़ा देखभाल कर लीजिए, वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है अंग्रेजों से। तो कुंवर सिंह कानपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए अब कहाँ पहुँच गए? आजमगढ़। यहाँ बनारस के आगे जो आजमगढ़ है वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबकी किया, अंग्रेजों को वहाँ पर भी उन्होंने धूल चटाई। फिर इस तरीके से जब वो वापस लौट रहे थे, तो चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी को पार करते हुए, जब वो जगदीशपुर में जा रहे थे, तो गंगा नदी को पार करते हुए कुंवर सिंह पर डगलस की सेना, अंग्रेजी नेतृत्व संभाल रहा था, कमांडर था डगलस, और उसने गोली चला दिया कुंवर सिंह पे। कुंवर सिंह को यहाँ पर गोली लग गई थी, और गोली लगने की वजह से वो फिर भी हार नहीं मानते और अपना दाहिना हाथ काट के गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, और फिर बचते बचाते जगदीशपुर तक पहुंच जाते हैं। अंततः अंग्रेजी सेना ने फिर उन पर अटैक किया 22 अप्रैल 1858 को। फिर वो अंग्रेजी सेना कुंवर सिंह पर अटैक करती है, और 4 दिन पश्चात उनको उचित उपचार न मिलने की वजह से 26 अप्रैल 1858 को कुंवर भगत सिंह का देहांत हो जाता है। तो ये थी कुंवर सिंह की स्टोरी, जगदीशपुर के कुंवर सिंह की। तो मैक्सिमम चांस है कि बिहार वाले में इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ कहाँ का, किन किन को सपोर्ट किया था? कानपुर में नाना साहब यानी धोधू पंत को, लखनऊ में बेगम हजरत महल को, आगे चले थे आजमगढ़ में हेल्प किया, गोली लगी, कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। जगदीशपुर बिहार के किस जिला में आता है? तो भोजपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर आता है। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ किसान आंदोलन। महात्मा गांधी का ये रहेगा आपका कि महात्मा गांधी के द्वारा कुछ किसान आंदोलन चलाए गए थे। जैसे पहला आंदोलन चला था, ये महात्मा गांधी का यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। कुछ किसान आंदोलन के अंतर्गत पहला आंदोलन चला था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में स्टार्ट होता है। जब चंपारण में 3 कठिया यानी कि 3/20 भाग के 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। अंग्रेज वहां से जबरन नील की खेती करवा रहे थे, जिसको कि 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो राजकुमार शुक्ल काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत लोगों से हेल्प मांगते थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो इसी वजह से वो जाते हैं, जब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था
सन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ जाते हैं, ये गांधी जी से हेल्प मांगते हैं। तो गांधी जी इनको आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, मैं चलूंगा आपके चंपारण में, आंदोलन चलाऊंगा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ूंगा। अहिंसावादी थे गांधी जी, लेकिन फिर भी सोचे थे कि मैं चलूंगा और वहाँ पर उन लोगों से जैसे भी हो सकता है आसान, जो भी इनको समझ में आया वो मैं चलाऊंगा, और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि वहां पे लगान न पे करना पड़े, नील की खेती न करनी पड़े या फिर कम से कम करनी पड़े। तो इस वजह से राजकुमार शुक्ल जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को इनवाइट कौन किया? राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया। ये प्रश्न पूछता है कि किसने इनवाइट किया, तो राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया कि चलिए चंपारण। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, 1917 में था। तो जब गांधी जी जाते हैं तो पटना होते हुए मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी से होते हुए जब यह पूर्वी चंपारण में पहुंचते हैं, उस समय पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों सेम था, एक ही था। तो जब यह पूर्वी चंपारण पहुंचते हैं तो पूर्वी चंपारण के हेडक्वार्टर मोतिहारी में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको वहीं पर कैद करके रख लिया जाता है। बाद में एक कमेटी बनती है और वो कमेटी के जांच में ये निकल के आता है कि जो नील की खेती है, वास्तव में जो ये चंपारण के लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि उनको सच में नील की खेती करवाई जा रही है जबरदस्ती, वो बात सत्य है। तो गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है तथा वहाँ के लोगों से नील की खेती जबरन नहीं कराई जाती है तथा उनको लगान में भी छूट प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह काफी ज्यादा सफल रहा। और उसी के बाद ठीक थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो दरभंगा के क्षेत्रों में दरभंगा के किसानों ने फिर विद्रोह स्टार्ट कर दिया। उनको लगा कि 3 कठिया विद्रोह, चंपारण के लोग तो आजाद हो गए, अब तो महात्मा गांधी आएंगे नहीं। तो वहां के किसानों ने, खुद दरभंगा के किसानों ने राजा दरभंगा के विरुद्ध यह विद्रोह स्टार्ट कर दिया सन 1919 में। यह विद्रोह मधुबनी क्षेत्रों के किसानों के द्वारा किया गया था। विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध यह नेतृत्व किया गया था। जो दरभंगा महाराज थे वो अंग्रेजी सत्ता को कबूल कर लिए थे, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। इस वजह से किसानों ने वहां के महाराज के विरुद्ध ही अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया था 1919 में। किसके नेतृत्व में? तो विद्यानंद के नेतृत्व में। आगे है किसान सभा का गठन। अब चूंकि 2 आपके किसान आंदोलन हो चुके थे, तो एक किसान सभा की कमेटी बनना स्टार्ट हो गई बिहार में। सर्वप्रथम 1922-23 में डॉक्टर जुबैर वह श्री कृष्ण के प्रयास से, श्री कृष्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनको भी आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सर्वप्रथम 1922-23 में डॉक्टर जुबैर व श्री कृष्ण के प्रयास से मुंगेर में किसान सभा का गठन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। लेकिन किसान सभा का जो औपचारिक गठन है वो पटना में होता है और यह गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं 1928 में। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन औपचारिक रूप से पटना में किया, लेकिन इसके पहले डॉक्टर जुबैर तथा श्री कृष्ण ने 1922-23 में ही मुंगेर में इस सभा का गठन कर दिया था। लेकिन औपचारिक गठन की बात पूछे तो कौन करेगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1928 में, और प्रांतों में इस सभा का आयोजन 1929 में होना प्रारंभ हो जाता है। आगे चलेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अंतर्गत अंजुमन ए इस्लामिया का गठन 1934 में पटना में होता है और इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी में के अध्यक्ष बनते हैं नरेंद्र देव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे तथा सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, अध्यक्ष और सचिव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इस अंजुमन ए इस्लामिया का गठन पटना में होता है। आगे चलेंगे होम रूल आंदोलन से प्रश्न। आपने सुना होगा कि 16 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग का गठन करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इनको जेल से रिहा कराने का काम डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना के वकीलों की टीमों ने बाल गंगाधर तिलक को आज़ादी दिलाई, उनको रिहा करवाया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने बाकी क्षेत्रों में जो होम रूल लीग आंदोलन है इसको स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि तिलक व एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर देश स्तर पर होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन को
मजहरुल हक ने स्टार्ट किया था, चलाया था पटना में 1916 में ही। देश स्तर पर होम रूल लीग को बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 में, इसी 1916 में बिहार में होम रूल लीग चलाने वाले मजहरुल हक है और ये पटना में इसको चलाए हुए थे। अब हम आगे चलेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में। बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन चलाया गया था इनके महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, लेकिन नेतृत्व बिहार में किया था राजेंद्र प्रसाद ने इस असहयोग आंदोलन का। सदाकत आश्रम की स्थापना बिहार में ही मजहर उल हक करते हैं, तो मजहर उल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किया। होम रूल लीग को इन्होंने पटना में ही चलाया। अंजुमन इस्लामिया का भी गठन इन्होंने ही किया था मजहर उल हक ने। द मदरलैंड नामक पत्रिका को भी इन्होंने ही निकाला था। मजहर उल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका को भी प्रकाशित किया। सदाकत आश्रम को, अंजुमन इस्लामिया को, होम रूल लीग पटना में, तो इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलेंगे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। CR दास तथा चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू से गठन करते हैं स्वराज पार्टी का 1923 में। आगे चलेंगे साइमन कमीशन 1928-27 में इसका गठन होता है। 28 में यह भारत आता है। देश स्तर पे साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, लेकिन बिहार में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो A.N. सिंह ने बिहार में इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का। A.N. सिंह का पूरा नाम अनुग्रह नारायण सिंह है और इन्होंने बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया था और देश स्तर पर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। आगे चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। बिहार में 15 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ा जाता है। यह जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है। आपका नमक कानून महात्मा गांधी तोड़ते हैं और उसी के बाद 6 अप्रैल 1920 के ठीक बाद बिहार में, क्योंकि बिहार में तो समुद्र था नहीं, तो जो चंपारण के क्षेत्र थे वहाँ पर नमकीन मिट्टी में से ही नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था बिहार में। और यह काम 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था बिहार में। और उसी समय ठीक पूछता है कि बिहार में कौन सी और घटना घटित हुई थी, तो चौकीदारी की घटना घटित हुई थी। पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था तो बिहार में क्या हुआ था, तो बिहार वालों ने चंपारण के क्षेत्रों में नमकीन मिट्टी में नमक बनाकर 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। उसी के साथ ही चौकीदारी की घटना भी बिहार में घटित होती है। आगे चलेंगे छपरा जेल में। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही फलस्वरूप जब भारत में छपरा के क्षेत्रों में नंगी आंदोलन स्टार्ट हुआ, वहाँ के छपरा जेल की कैदियों ने जो वहाँ के वस्त्र थे, अंग्रेजों के द्वारा उनको जो वस्त्र मिले थे उसका त्याग कर दिया, निकाल दिया और उन्होंने स्वदेशी वस्त्र की मांग किया। इस तरीके से छपरा के कैदियों ने भी अपना भूमिका निभाया इस असहयोग आंदोलन में। तो कौन कौन से पॉइंट आपको बिहार से याद रखना है असहयोग आंदोलन में? नमक कानून तोड़ा 15 अप्रैल 1930 को, चौकीदारी की घटना घटित हुई, उसके बाद छपरा में नंगी आंदोलन स्टार्ट किया गया कैदियों के द्वारा। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये है आपके बिहार के कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बन सकती है। हालांकि मैंने पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिहार में कौन सी घटना घटित हुई है इस आंदोलन के दौरान वो बताया है। बाकी अगर आप देश स्तर पे देखेंगे तो देश स्तर पे होम रूल लीग का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन सिर्फ बिहार से आपको याद रखना है। बाकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी याद रखना है। सदाकत आश्रम कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। साइमन कमीशन का विरोध अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार में किया था। वैसे भी साइमन कमीशन आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि हिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लेकिन बिहार के पर्पज से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर मैं फोकस की हुई हूँ। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आया होगा। ये क्लास अगर न समझ में आया हो तो पिछला क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से 3 या 4 क्लास में आपकी पूरी की पूरी बिहार की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 क्लास हो गया, 2 क्लास और बचा है जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारे सिलेबस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे।